हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2022 में आए इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं कि कितना डीप से पूछा है, कीवर्ड से कैसे क्वेश्चन है, मध्यकालीन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर मॉडर्न इंडिया से कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन भारत से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन सब प्रश्नों की अगर हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो फिर हमें एग्ज़ाम में हेल्प होगा। अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म वाला ना बहुत ही ट्रेंडी पैटर्न में रहा है उसके यूपीएससी के। जैसे यहाँ पे मैच करने को दे दिया है, मैच नहीं करने को दिया है, ये पूछा है कि क्या धौली उड़ीसा में है, धौली उड़ीसा, एर्राकुडी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ मध्य प्रदेश है, कालसी कर्नाटक में है। अब इन चारों ऑप्शन में हमको देखना है कि कौन सा कहाँ कहाँ पे है। फिर ये देखना है कि इसमें से कितने सही हैं, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, सभी चारों युग्म। तो यहाँ पे ये पता है कि धौली जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, अब देखते हैं इसका व्याख्या। धौली क्या है? बी आंसर है इसका। केवल दो युग्म है। अब एक तो धौली हमको पता है, और एक देखते हैं कौन सा है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के लगभग 10 किलोमीटर दूर धौली पहाड़ी या धौलागिरी महानदी की एक सहायक नदी दया नदी के बाएं किनारे पर है, अतः एक सही है। यह धौली शांति स्तूप के लिए जाना जाता है, जो एक शांति शिवालय स्मारक है जो महान कलिंग युद्ध का गवाह है। कलिंग युद्ध जब हुआ था तो उसके स्मारक के लिए शांति शिवालय स्मारक बनाया गया था, वही है धौली शांति स्तूप। धौली उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इनकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगाया। अशोक के समय से ये धौली आता है अपने अस्तित्व में, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर धौली ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से यहाँ पे भी है। फिर आता है एर्राकुडी। तो एर्राकुडी कहाँ है? एर्राकुडी आंध्र प्रदेश में। तो इसमें से सही एक और दो था, एर्राकुडी आंध्र प्रदेश। ठीक, एर्राकुडी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, इसीलिए दो भी सही है। धम्म के सिद्धांत वाले अशोक के प्रमुख शिलालेखों और लघु शिलालेखों दोनों की यहाँ खुदाई की गई। इन क्षेत्र में किसी कस्बे का कोई अवशेष नहीं मिला है। फिर जौगढ़ को देखते हैं। जौगढ़ उड़ीसा में है। जौगढ़ उड़ीसा में है। जौगढ़ और धौली जौगढ़ जॉइंट पड़ते भी तो हैं। धौली जौगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में है। एक भग्नावशेष किला है। फिर जौगढ़ बहरामपुर 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। फिर आता है कालसी। कालसी उत्तराखंड में है। यमुना नदी के तट पर है, डाक पत्थर के पास चक्राता और देहरादून के बीच में एक छोटा सा शहर है। फिर आते हैं, इसीलिए एक और दो सही हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नन्नुक, चंदेल, जयशक्ति परमार। जब हम किसी राजवंश के बारे में पढ़ते हैं ना तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट उन शासकों के नाम हमारे दिमाग में रह जाएं। और ये सब चीज़ें कि उस टाइम पे कौन सा कानून चलता था, या फिर कुछ कीवर्ड यूज़ होता होगा, जैसे फड़म क्या होता है, ये सब। यहाँ पे क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि राजवंश और उनके शासक। तो नन्नुक, चंदेल, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। तो यहाँ पे हाँ, नन्नुक था वो चंदेल का था, चंदेल वंशी था। जयशक्ति परमार वंशी था। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार से था। ये त्रिकूट के युद्ध में आता भी है। ननुक, चंदेल, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, राजा भोज, राष्ट्रकूट। तो ये चारों कथन सही हैं कि ननुक था जो वो चंदेल वंश का था, जयशक्ति परमार वंश से बिलोंग करता था, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार का था, और भोज राष्ट्रकूट का था। इसलिए चारों युग्म सही होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही है? पहला है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था। भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। सही देखना है हमको। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था। पर संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया था।
तो यहाँ संगम साहित्य बेसिकली साउथ में था, तो साउथ में तो बेसिक भौतिक संस्कृति को मानते हैं, तो फिर ये पहला कथन गलत। और दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि साउथ में जो भी वर्णों का वर्गीकरण, सामाजिक वर्गीकरण अच्छे से पता होता है उनको, तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ये सेकंड कथन सही है, फर्स्ट गलत, सेकंड सही। अभी तीसरा कथन, संगम कविताओं में शामर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था। फिर हमारा क्या आता है, सेकंड ऑप्शन सही निकलता है इससे। किसके राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये अकबर के काल में था। अकबर के काल में क्या किया गया था, योगा वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति द्वारा अकबर के शासनकाल में किया गया था। ये एक हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथ है जो 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। ठीक है, आप इसके बाद का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर पांचवा, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, और ये क्या थे, इनकी क्या हुई 2021-22 में मूर्ति स्थापित हुई थी हैदराबाद में, तो उसी के बारे में पूछा है कि उनकी क्या शिक्षाएं थी। ये क्या करते थे कि बताते थे भक्तों को कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। वे शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक थी। तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद का मौलिक माध्यम थी। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जाता था। तो आंसर होगा एक, रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था और वे अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। साउथ में बेसिकली दो कम्युनिटीज़ पाए जाते थे, एक अलवार और एक नैनार। जो भक्ति आंदोलन साउथ में चला था उसमें दो में बट गए थे वो लोग, अलवार और नैनार में। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति था। ठीक है, इसके बाद भी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। फिर छठवां है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सोमनाथ मंदिर जैसे वो क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। इसमें क्या हुआ था, महमूद गजनवी आक्रमण भी किया है 17 बार। तो सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। तो हाँ, एक है, इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। फिर अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। अलबरूनी ने ही सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, उसी को पढ़ के उसी से प्रभावित होकर क्या हुआ था, महमूद गजनवी अपने 5000 सैनिकों के साथ 17 बार आक्रमण किया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, ये नहीं किए थे क्योंकि ये बहुत ही मतलब पहले का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी मोड़ पर अरब महासागर के तट पर स्थित है। 12 आदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है, जिससे प्रभावित होकर क्या हुआ, महमूद गजनवी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूट ली और मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, ये भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी, इसीलिए कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किससे संबंधित था? तो फड़म मध्यकालीन भारत में बेसिकली एक सिक्के को कहा जाता था। इसीलिए मैं बोली थी शुरू में ही कि कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देके चलना है कि किस कीवर्ड का कौन से काल में, कौन से शासन में, किसके राज्य में क्या मतलब था। जैसे ये फड़म क्या है, एक प्रकार के सोने की कॉइन मुद्रा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फड़म एक स्वर्ण मुद्रा थी जिसका प्रयोग 17वीं से 19वीं शताब्दी में केवल दक्षिणी भारत में किया गया था। फनम शब्द पनाम शब्द का यूरोपीयकृत संस्करण है जिसका अर्थ है सिक्का। फैनम मुख्य रूप से सोने के आते थे और यह दुनिया के सबसे छोटे सिक्कों में से एक था। फिर 43 आ जाता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 43 था ये क्वेश्चन।
निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वारेंद्र कुमार घोष, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, राजबिहारी बोस, ये सभी क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहे हैं। तो अब इनके बारे में भी पढ़ना है हमको। तो क्या है, गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से इनमें से कौन जुड़ा था, ये देखना है। तो वारेंद्र कुमार घोष और जोगेंद्र नाथ चटर्जी जो थे वो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे, ये थे राजबिहारी बोस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल 3। राजबिहारी बोस, राजबिहारी बोस गदर पार्टी से जुड़े थे। अब राजबिहारी बोस के बारे में देखते हैं। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हुआ था। हालांकि उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक दिलचस्पी थी। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी, और तब इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। रासबिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर और आज़ाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों में भी रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। ताउम्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करते रहे। रासबिहारी बोस 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। फिर ये क्या हुए, ये फिर गदर पार्टी से भी जुड़े रहे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। निपत्तीकरण, नेतिपकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिशिष्ट महापुराण। तो यहाँ पे क्या पूछा है, उपयुक्त में से कौन जैन शतक है। अब हमको चारों के बारे में नहीं पता है, पर हमको ये पता होना चाहिए कि जो अवदान शतक है ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध बुक है, अवदान शतक। ठीक है, तो फिर अब जहाँ जहाँ पे 3 है उसको काट दो। अब आ गया ए, सी और डी में 3 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेतिपकरण बौद्ध धर्म की पाली ग्रंथ से संबंधित है, अतः विकल्प 1 सही नहीं है। ठीक है, नीतिपकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। नीतिपकरण भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद द्वारा लिखा है, जो जैन धर्म के साथ चंद्रगुप्त के संबंध स्थापित करने का वर्णन करता है। विकल्प 2 सही है। और क्या है, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जयसिंह ने हेमचंद्र को अपनी राजधानी की सड़कों से गुजरते हुए देखा। अवदान शतक या सेंचुरी ऑफ नोबल डेट्स संस्कृत में एक संकलन है जिसमें 2री से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक संकलित बौद्ध कथाओं का कुछ संग्रह है, अतः 3 सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जैसे अवदान शतक है और नीतिपकरण है, ये तो बौद्ध ग्रंथ हो गए। तो बाकी 2 जो बचे वो हमारे जैन ग्रंथ हो जाएंगे। फिर 46 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए। आर्यदेव दिग्नाक नाथ मुनि, आर्यदेव जैन विद्वान, दिग्नाक बौद्ध विद्वान, या नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। सही युग्म है। और इसमें जो दिग्नाग हैं, एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। आर्यदेव एक महान बौद्ध भिक्षु हैं, नागार्जुन के शिष्य और एक मध्यमा दार्शनिक थे। दिग्नाग भी बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भी थे। ठीक है, और जो नाथ मुनि थे ये थे हमारे वैष्णव विद्वान थे, नाथ मुनि। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही पढ़ते हैं कि 1221 में क्या हुआ था, चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ था। किसके काल में, इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, तो इल्तुतमिश के और चंगेज़ खान क्या था, मंगोल, पहला मंगोल आक्रमण वही था। तो फिर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ना होकर इल्तुतमिश हो जाएगा, तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा, उस शहर पर घेरा डाला। फिर थर्ड है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ठीक है, इसका देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो जहाँ जहाँ पे पहला गलत है तो ए और सी हमारा कट जाएगा। आएगा हमारा आंसर इसमें बी, क्योंकि ये हारा नहीं था, ये जीता था, उस भाग को हारने नहीं दिया था, मतलब ले जाने नहीं दिया था। मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के काल में पहला मंगोल आक्रमण है, जब चंगेज़ खान क्या था, सिंधु के तट पर आ गया था। फिर
अलाउद्दीन खिलजी के काल में जफर खान ने जालंधर में मंगोलों को हराया था। साथ ही 1304 में अली बेग और ताश की हार हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, नहीं सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बस वही सही है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो गलत है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक हारा नहीं था, ये जीता था उसको। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख ही लीजिएगा इसको। 48 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे? कौन कुलाह धारण कहलाते थे? कुलाह धारण ये क्या था? ये ना एक टाइप का टोपी था, टोपी था, ठीक है। अरब व्यापारी कलंदर फारसी खुशनवस सैयद, तो इसका आंसर है सैयद। कुल्हा धारण को भारतीय इतिहास के संदर्भ में सैयद के रूप में जाना जाता है। इस्लाम का धार्मिक वर्ग कई महत्वपूर्ण समूहों से बना था, अर्थात धर्मशास्त्री, तपस्वी, सैयद, पीर और उनके वंशज। कुल्हा धारण सैयद एक नुकीली टोपी पहनते थे जो, और दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें कुल्हा धारण के नाम से जाना गया। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लेटफॉर्म फैक्ट्री स्थापित की। इसकी व्याख्या ही देखते हैं डायरेक्ट। इसमें आंसर लिया है 2 और 3 को, 2 और 3। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। अल्फांसो दे अल्बुकर्क कौन था? ये भारत में डचों का वास्तविक संस्थापक था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मार्च 1602 में डच संसद की एक चार्टर द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना युद्ध करने, संधियां तय करने, क्षेत्रों का अधिग्रहण करने और किले बनाने की शक्तियों के साथ की गई थी। डचों का मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया से पुर्तगाली और ब्रिटिश व्यापारिक शक्तियों को समाप्त करना था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1605 ईस्वी पुलिकट को 1610 में, सूरत 1616 में, विमलीपट्टनम 1640 में, कराईकल 1645 में वहाँ पे कारखाने खोले थे। फिर आगे आप पढ़ लीजिएगा। फिर अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क बहुत लंबा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही था? न्यायिक दंड परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था? हाँ, हो सकता था। जब किसी को जब किसी ने कोई अपराध किया तो उसे दंड स्वरूप दास बनाया जाता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। हाँ, हो जाती थी ये, जब मौर्य काल था तो उस टाइम ये चीज़ था कि अगर कोई स्त्री दास है, वो अपने मालिक से किसी पुत्र को जन्म देती है तो पुत्र को लीगली उनका बेटा भी माना जाएगा और उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा, दासी को। यदि स्त्री दास पर मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। बिल्कुल मिलता था, तीनों सही है यहाँ पे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्थशास्त्र में दास्ता के कई प्रकार बताए गए हैं। दास्ता के प्रमुख तरीकों में से एक किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के आपराधिक आचरण के लिए न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम बनाना था। गुलामी एक मान्यता प्राप्त संस्था थी और स्वामी और दास के बीच कानूनी संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि एक दासी अपने पुत्र स्वामी के पुत्र को जन्म देती है तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र थी और उस पुत्र को स्वामी का पुत्र होने का कानूनी अधिकार मिलता था। यदि एक दासी अपने स्वामी के बच्चे को जन्म देती है, वह बंधन से मुक्ति की हकदार है। साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जाता था। तो ये एक हमारा 2022 के इतिहास का क्वेश्चन का सेगमेंट था। इसी प्रकार के आगे के और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप विद्यालय इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बस थैंक यू।